नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने भारत चीन मामले में उन्होंने कहा कि हमारे 20 जवानों का शहादत कोई मामूली बात नहीं है। चीन हमेशा से अपने पड़ोसी देश के साथ धोखाधड़ी करते रहा है। चीन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। चीन अपने पड़ोसियों के जमीन हड़पने की कोशिश हमेशा से किया है। देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया आज कोरोना से जंग लड़ रही है और मैं समझता हूँ 100 साल के बाद ये खुद इतनी बड़ी जंग है जिसमें आज लाखों लोग मर रहे हैं, अभी और मरेंगे। जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं आता, इसकी दवा नहीं आती है, तो एक जंग तो चल ही रही है पूरी दुनिया के अंदर। मैं समझता हूँ कि बहुत ही चीन पहले भी वो ईमानदार नहीं रहा है अपने पड़ोसियों के साथ और एक मर्तबा फिर से उसने साबित किया है कि वो धोखेबाज है। अब आप देख लो कि जो LAC हो या मैकमोहन लाइन हो, डिफाइंड है और तय है और बातचीत बराबर चलती ही रहती है इंडिया और चाइना के अंदर उनको रिजॉल्व करने की, अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट भी है। लेकिन वो अपने सभी पड़ोसियों के साथ जमीन हड़पने का और दूसरे को अधिकार न देने का संकल्प ले रखा उसने। जिस तरह से हमारे 22 फौजियों की शहादत हुई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मेरा मानना यह है कि ये शहादत ऐसे ही रैगान नहीं जानी चाहिए। हिंदुस्तान को इसका बदला तो चाहिए ही और वो उसमें हर तरह के विकल्प हिंदुस्तान को खुले रखना चाहिए। फौजी विकल्प, सियासी डिप्लोमेटिक विकल्प और इकोनॉमिक विकल्प भी, क्या ताकि आगे हम लोग चाइना के साथ जब भी कोई कदम उठाएं तो हम इस 22 लोगों की शहादत को कभी ना भूलें। उस पर कोई भरोसा नहीं। वो हमारे पड़ोसियों को उकसा रहा, एक तरफ पाकिस्तान को उकसाता है, दूसरी तरफ अब नेपाल जो कि हमारा भाई बहन का रिश्ता था और कभी भी हमारी सरहदें खुली हुई है। कोई भी हिंदुस्तानी नेपाल जाए, न पासपोर्ट की ज़रूरत है, न किसी आई कार्ड की ज़रूरत है। कोई भी नेपाली आकर के हिंदुस्तान में काम कर सकता है, रह सकता है और उसके बावजूद आज चीन ने कुछ पैसे इस्तेमाल करके आज नेपाल को भी उकसाने का काम किया। तो ये जो स्थिति हमारे सरहद पे चारों तरफ चाइना ने खड़ा किया है, वो समझ लेना चाहिए कि चाइना कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता और जो दोस्त नहीं हो सकता उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए वो हिंदुस्तान को फैसला करना पड़ेगा। आज जो स्थिति है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से ले लें और फिर हिमाचल से शुरू होता है, फिर चले जाइए आप अक्साई चीन होते हुए आगे तक, तो एक दोनों तरफ से फौज लगी हुई है। कब क्या हो नहीं मालूम, लेकिन जो भी घटनाएं घट गई हैं उससे सबक लेना चाहिए और जब तक के जवाब नहीं मिले ये जो घटना हुई है उसका, तब तक मैं समझता हूं कि बात ही नहीं होना चाहिए। बात करने की क्या जरूरत? जब तुमने हमें मारा है तो पहले बताओ कि हमला तुमने कैसे कर दिया। बिल्कुल खाली हाथ लोगों के ऊपर, जहां गोली नहीं चल सकती, जहां बम नहीं चल सकता, वहां तुमने एक खास किस्म के इक्विपमेंट से हमारे नौजवानों को मारने का काम किया, गिरफ्तार करके ले गया। तो ये बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। इसको हिंदुस्तान का रहने वाला कोई भी आदमी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन शहीदों का बदला लाजमी है
वो मिलना चाहिए। साथ ही हमें अब आगे फैसला करना पड़ेगा बहुत सारे मैदान में, जो आज हमारी टेक्नोलॉजी मजबूर है, चाहे वो कहीं से भी हम मदद लेते हो, चाहे चाइना से लेते हो, साउथ कोरिया से या जापान से या यूरोप से या अमेरिका से, हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अब हर फील्ड में हमें किसी पे डिपेंड करना पड़ रहा है, तो हमें अपने अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज इंडिया के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो रिसर्च करके जो डेवलप कर सकते हैं हर चीज़ों को। तो चाहे वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो एविएशन का मामला हो, सैटेलाइट का मामला हो, सब हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके उस पर जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे मैं सुनता हूँ, मेरी तो जानकारी नहीं, लेकिन अब जूम है या टिकटॉक है या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज वो चाइना का है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो आपके मुल्क में जो जितना भी आप मोबाइल लेके घूम रहे हैं उसका 80% चाइना से आ रहा है, या तो डायरेक्टली या कंपोनेंट उसका आ रहा है। कंप्यूटर का यही हाल है। तो ये सब जो हम डिपेंडेंट हो गए हैं 3-4 मुल्कों पे, जापान पे, साउथ कोरिया पे, चाइना के, ताइवान के या यूरोप के या अमेरिका के, इससे निकलने की ज़रूरत है। आप याद करिए कि इंदिरा गांधी जी ने जब बात कही थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो उस वक्त हम लोग मोहताज होते थे गेहूं के लिए, अनाज के लिए, लेकिन जब एक कदम उठाया गया तो आज हिंदुस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं हुआ था, बल्कि दुनिया में चावल गेहूं हिंदुस्तान से जा रहा है और सरप्लस उपज हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। आप याद करिए कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर बना, स्पेस का पावर बना, सैटेलाइट का पावर बना, तो डिफेंस में बहुत कुछ बन रहा है। तो उसी में थोड़ा हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि लोग हमसे खरीदें, हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब जिस तरह से हमारी इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन प्लस की है, आने वाले दिनों में ये आगे बढ़ने वाला है, तो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हम न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे भी लगाएं, रिसर्च पे भी लगाएं। उससे मुल्क बनेगा और आगे बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज पूरा मुल्क एक मरतबा फिर से जंग के दहाने पे खड़ा है। आप ये नहीं समझ सकते कि आज सब कुछ खत्म हो गया। दोनों तरफ की फौज खड़ी है आमने सामने। एक छोटी सी घटना बड़े घटना में बदल सकती है। तो ये जो अज़्म आज ले हम लोग, उसको हमें आगे भी फॉरवर्ड करके चलना होगा। और ऐसे वक्त में पूरा हिंदुस्तान एक है, न तो यहाँ कोई पॉलिटिकल जमात है, अब न कोई मज़हब है, न ज़ात है, न बिरादरी है, न इलाका है। पूरा हिंदुस्तान एक है और हम लोग एक होकर के ही हम मुकाबला कर सकते हैं। और ये दो जंग लड़नी है अब आने वाले दिनों में। एक तो लड़ ही रहे हैं कोरोना को, और दूसरा ये जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी अभी, फॉर नो रीज़न, जो हिंदुस्तान के ऊपर ये जो आज मेरा ख्याल है कि 3 लाख से ऊपर लोग कोरोना में पॉजिटिव हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, और 12-13 हज़ार लोग से ऊपर मर चुके हैं। तो ऐसे वक्त में ये जो जंग थोपने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान पर, इसको हमें याद रखना होगा और हमें
हर स्तर पर, चाहे वो दिफाई मामले में, डिफेंस के मामले में, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हमें इस जंग को सोच समझ के लड़ने की ज़रूरत है। और मैं अपील करूंगा सारे हिंदुस्तान वासियों को कि मुल्क पे बड़ा खतरा आया है और इस खतरे में सब एक रहिए और एक होकर के मुल्क का समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।